हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। सीटेट 2024 के लिए अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के सारे वीडियो 6, 7, 8 के मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। हिस्ट्री 6 क्लास का हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 7th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसमें हम क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह कहाँ पर कौन कौन सी संस्कृतियों का निर्माण हुआ था। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत अच्छे से हम इसको समझते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद फिर से इसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ साथ जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि नोट्स जरूर बनाते रहें, अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद से लिखा हुआ चीज़ें, खुद से जो लिखी हुई चीज़ें होती है वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, चेर और मलयालम भाषा का विकास। इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन कौन सी भाषा का किस तरीके से विकास हुआ, संस्कृतियां किस तरह से डेवलप हुई थी, कहाँ पे कौन कौन सी संस्कृतियां डेवलप हुई थी। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है या आ सकता है, हम उन्हीं चीजों को देखेंगे, ज्यादा चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। चैप्टर है तो चैप्टर में बहुत सारी स्टोरियां बना के दी जाती है, तो उतना पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है और उतना पढ़ के हम अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। हम उतने ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो एक लाइन यहाँ दिया गया है कि तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। मतलब कि कोई व्यक्ति जो तमिल बोलता है या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। याद रखिएगा, तमिल बोलने वाला क्या है, तमिलनाडु का, उड़िया बोलने वाला उड़ीसा का। यहाँ से बस आपको ये याद रखना है कि उड़िया कहाँ पे बोला जाता है, उड़ीसा में, तमिल कहाँ पे बोला जाता है, तमिलनाडु में। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं याद करना। अब देखिए चेर और मलयालम भाषा का विकास, यानी कि इन भाषा का किस तरीके से विकास हुआ। तो क्या है यहाँ पे, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। मलयालम भाषा इसके इस इलाके में बोली जाती थी। अब आपको बेटा यहाँ से जो पॉइंट बनाना है, ये बनाना है कि जो क्या कब का है, महोदयपुरम का चेर राज्य अभी कहाँ पे है, केरल राज्य का हिस्सा। ठीक है, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। तो महोदयपुरम का जो चेर राज्य था वो वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान के केरल में है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, क्योंकि ये महोदयपुरम पहले इसका नाम था, अब भले ही इसका नाम केरल पड़ गया है, तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। भाषा कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद करना है कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। स्टेट का नाम लिख के उसके सामने लिख लेंगे कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया। पता कैसे चला कि जो शासक की पुराने समय से यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है, क्योंकि शासकों ने जो है वो अपने अभिलेखों में, देखिए यहाँ पे मलयालम भाषा का प्रयोग किया है। अब क्या है, वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों, किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो केरल में है मलयालम भाषा बोली जाती है, क्यों बोली, मतलब कि इसे हम याद कैसे बुक करेंगे, तो महोदयपुरम वहाँ का पहले का नाम था, केरल का पुराना नाम महोदयपुरम था, और उसी से हम याद करेंगे कि वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। शासकों ने अपने अभिलेखों में, पुराने जो शासक थे उन्होंने अपने अभिलेखों में भी मलयालम भाषा का प्रयोग किया है। अब जो मलयालम भाषा है वो क्या है कि इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। सरकारी अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हमारी आजादी प्राप्त करने के बाद ये हुआ है कि हम क्षेत्रीय भाषा या फिर इंग्लिश या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में हम कोई भी सरकारी काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो लेकिन ये जो मलयालम भाषा है ये सबसे मतलब कि इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण है, याद रखिएगा। मलयालम भाषा पहला ऐसा उदाहरण है कि सरकारी अभिलेखों में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब है मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी में है। भारत की बेटा बहुत सारी भाषाएं आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसकी जो वो संस्कृत की श्रेणी की भाषाएं, जैसे बांग्ला, बांग्ला को भी संस्कृत की श्रेणी की भाषा बोला गया है। मलयालम भाषा भी संस्कृत की श्रेणी की भाषा है। तो बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो संस्कृत की श्रेणी की भाषा है। मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, क्या है, संस्कृत की श्रेणी की भाषा है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी की भाषा है। लिख लेंगे, याद कर लेंगे। अब क्या है, यह भी एक काफी रोचक तथ्य कि 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ लीला तिलकम, लीला तिलकम कब का ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम का अर्थ क्या होता है, हीरा और मूंगा। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम शैली में कौन सी बुक लिखी गई है, कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो लीला तिलकम। लीला तिलकम किस सदी का ग्रंथ है, 14वीं सदी का ग्रंथ है। कई क्वेश्चन यहाँ से बन गए। ये जो यहाँ दो भाषाएं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो जो है मणि प्रवालम, उसमें दो भाषाओं का उपयोग होता था, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। कौन कौन सी भाषा का, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। तो देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि लीला तिलकम किस श्रेणी में लिखी गई है, लीला तिलकम जो काव्य है किस श्रेणी में लिखी गई थी, मणि प्रवालम भाषा इस शैली में लिखी गई थी। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है, हीरा और मूंगा। और मणि प्रवालम की जो भाषा होती है वो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा को साथ साथ प्रयोग किया जाता है, उसी को मणि प्रवालम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, मणि प्रवालम, लीला तिलकम मणि प्रवालम श्रेणी में लिखी गई है। लीला तिलकम किस सदी का है, किस सदी का ग्रंथ है, 14वीं सदी का ग्रंथ है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है, हीरा और मूंगा। और जो मणि प्रवालम श्रेणी है ये संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की ओर संकेत करता है, मतलब इन दोनों का प्रयोग इसमें होता है। ओके, अब आगे देखिए, शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, याद रखिएगा, जगन्नाथी संप्रदाय जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। वहां पे लकड़ी के जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, और मूर्ति बनाने वाले कौन होते हैं, जो वहां पे जनजाति लोग होते हैं, वो वहां की जगन्नाथ जी की मूर्ति बनती है, उसी मूर्ति की फिर पूजा होती है। रथ यात्रा आपने सुना होगा, जो रथ यात्रा निकलता है वहां पे जो जनजाति लोग हैं वही मूर्ति बनाते हैं लकड़ी की, और उनकी वहां पे क्या होती है, पूजा होती है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा, पूरी उड़ीसा में है जगन्नाथ। इस प्रक्रिया का क्या है, अन्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है ना, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। ठीक है, जो जगन्नाथ संप्रदाय है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, जगन्नाथ विष्णु के रूप है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाई गई है, मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। जगन्नाथ की लकड़ी की काष्ठ की मूर्ति बनाई जाती है, काठ की जिसे हम बोलते हैं, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, और उसी मूर्ति के साथ रथ यात्रा निकलती है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाई जाती है स्थानीय। इसमें जो मूर्ति बनाई जाती है, 3 मूर्तियां आप देख रहे हैं। इसमें सुभद्रा यानी कि जो विष्णु के अवतार यानी कि कृष्ण की बहन है, सुभद्रा की मूर्ति होती है, कृष्ण की मूर्ति है। और उनके भाई जो थे बलराम जी, उनकी मूर्ति होती है। इन तीनों की मूर्तियां इसमें होती हैं, जो काष्ठ की मूर्ति बनाई जाती है, और इसी से रथ यात्रा वहां पे निकलता है जगन्नाथ पुरी में। याद रखिएगा, उसे पुरी बोलते हैं, जगन्नाथ पुरी बोलते हैं। यह कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अब क्या है, उसके बाद 2030 इसमें क्या हो गया था यहाँ पे कि जो भी राजा यहाँ पे, मतलब ये बहुत ही फेमस, वहाँ के लोगों के बहुत ही, जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ के लोगों की भावनाओं से बहुत ज्यादा वो अटैच थे वो लोग वहाँ पे। तो इसलिए 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती थी कि जो लोग वहां से बहुत ज्यादा अटैच थे, इसलिए जो भी वहां पे शासन करते थे वो सबसे ज्यादा ध्यान उन मंदिर पे देते थे, और मंदिर के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर करवाते थे,
ताकि लोगों की मतलब कि लोगों की सहानुभूति उन्हें मिल सके। ठीक है। अब देखिए जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया था। याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? गंग वंश के राजा थे अनंत वर्मन। ठीक है, गंग वंश के राजा थे अनंत वर्मन, जिन्होंने पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया था। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपनी राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रति नियुक्त घोषित किया। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन बनता है कि जो जगन्नाथपुरी की मंदिर है, या इतने में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है कहाँ पे है? पुरी में है। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी की मूर्ति होती है वो किस चीज की बनाई जाती है? सोने की। आ सकता है आपका क्वेश्चन। सोने की बनाई जाती है, पीतल की बनाई जाती है, तांबे की बनाई जाती है, अष्ट धातु की बनाई जाती है, या फिर लकड़ी की कास्ट की बनाई जाती है? तो जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो कास्ट की बनाई जाती है। उसे बनाने वाले कौन से लोग हैं? इसमें भी कई ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन इसको बनाने वाले जो स्थानीय जनजाति लोगों के द्वारा ये मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, अब आगे है जगन्नाथ पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था। और उसके बाद क्या है? ये पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को अपना राज्य किसने समर्पित कर अपने आप को उन जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया? तो कौन थे? 1230 में राजा अनंग भीम। ठीक है, अनंग भीम 1230 में राजा अनंग भीम ने अपना पूरा राज्य जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया और उन्हें अपने आप को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है बेटा, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज आप नोट करते जाइए। मैं बार बार बोलती हूँ, नोट करते जाइए। अगर आप कभी भी कुछ काम करते हुए वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको 2-3 बार वीडियो देखिए, उसके बाद जब आराम से आप बैठ के वीडियो देखते हो तो प्लीज पॉइंट नोट करिए ताकि आपको याद रहे। अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद रहेगी। अब देखिए राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजपूत के लिए क्या बोला जाता है कि जो राजस्थान है, ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान में रहने वाले, मतलब कि राजस्थान में सिर्फ राजपूत ही थे और उन्हीं की वहां पे शासन होता था। तो ये तो सही है, वहाँ राजपूतों का शासन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे राजपूत ही थे, वहां पे दूसरे जाति के लोग भी रहते थे। तो लेकिन राजस्थान को जाना ही जाता है राजपूतों से। ठीक है, और शूरवीर बहुत होते थे राजपूत, आपको पता है, होते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। अभी मैं बता चुकी हूँ आपको कि राजस्थान को हम राजपूतों के नाम से ही जानते हैं और इसलिए कहा जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ठीक है, तो राजस्थान को विशिष्ट संस्कृति किसने प्रदान की? राजपूतों ने। अब राजपूतों का क्या है कि राजपूत तो शूरवीर होते ही थे। देखिए क्या है, बहुत सारी कहानियां बनी है राजपूतों पे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्त मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। मतलब राजपूतों के लिए क्या बताया गया था कि स्वामी भक्त भी होते थे, मित्र बहुत अच्छे मित्र होते हैं, प्रेमी बहुत अच्छे होते हैं, शौर्य यानी कि शक्तिशाली होते हैं और इनको क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है और प्रबल संवेग भी इनमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि क्या राजपूत में सिर्फ पुरुष ही ऐसे होते नहीं, स्त्रियां भी, स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों के साथ, इस राजपूत की जो स्त्रियां होती हैं वो भी बहुत ज्यादा सूरवीर होती हैं। और जो कहानियों में बताया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, यानी कि जो उनके पति जीवित रहते हुए जो करते थे वही उनकी स्त्रियां करती थी, और मरने के बाद सती प्रथा के का पढ़ोगे इसमें, 8th में जब मैं पढ़ाऊंगी उसमें सती प्रथा के बारे में पढ़ाऊंगी मैं आपको बहुत डिटेल से कि उसमें क्या होता है। तो सती प्रथा यानी क्या होता है कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये राजस्थान में ज्यादा प्रचलित थी। सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वो अपने पति की चिता के साथ, उनके बॉडी के साथ अपने आप को उनकी लाश के साथ जला लेती थी, मतलब वो भी जल जाती थी, उन्हीं को सती कहा जाता था और यही सती प्रथा था। ठीक है, अब है क्षेत्रीय सामंतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब कथक नृत्य की कहानी हम देखेंगे कि कथक नृत्य, अभी तक हम भाषा देख चुके हैं, राजपूत संप्रदाय देख चुके हैं और जगन्नाथ मंदिर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम नृत्य के बारे में देखते हैं, कथक नृत्य की कहानी। कथक शब्द का शब्द कथा शब्द से निकला है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि कथक शब्द कहाँ से निकला है? तो कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है।
कथक मूल रूप से उत्तर भाषा के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक, तो कथक शब्द का अर्थ, कथक शब्द क्या है? कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की कहानी के लिए किया जाता था। कथक शब्द का प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की कहानी के लिए किया जाता था। कथक कहाँ की नृत्य है? उत्तर भारत का नृत्य है ये। और उत्तर भारत में मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी कथक। याद रखिएगा, मंदिरों में कथा या कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी कथक, और वहीं से उन्हीं जाति के नाम से इस नृत्य का नाम भी क्या पड़ गया? कथक पड़ गया। कथक डांस में आप देखते होंगे, कथक नृत्य में आप देखते होंगे कि कहानी लोग, मतलब कि वो जो पूरे नृत्य होती है उसमें एक कहानी किसी भी तरह की, या तो माता दुर्गा, किसी भी शिव की, किसी की भी कहानी को उसमें दिखाया जाता है। तो मंदिर में, उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, तो वो मंदिरों में यानी देवी देवताओं का कहानी उसमें ज्यादा दिखाया जाता है कथक में, और उन्हीं जाति के नाम पे इस नृत्य का नाम भी कथक पड़ा। तो देखिए इतने में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि कथक शब्द कहाँ से निकला है? कथा शब्द से निकला है। कथक नृत्य कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत में। कथक कथक नृत्य का नाम कहाँ से पड़ा? तो कथक जो उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाले लोग थे, उन्हीं के नाम से, उन्हीं जाति का नाम क्या था? कथक बोला जाता था मूल रूप से उन्हें, और उन्हीं के नाम से कथक नृत्य पड़ा। याद रखेंगे आप। और इनमें संस्कृत और अन्य भाषाओं की कहानी के लिए किया जाता था इनका प्रयोग। बेटा इसमें से मैं एक एक पॉइंट आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी बहुत ही कंफ्यूज करके इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ के याद करना है। अब राधा कृष्ण की पौराणिक कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाती थी, जिन्हें रासलीला कहते हैं। ठीक है, रासलीला क्या है? रामलीला क्या है? रामलीला में राम जी की कहानियां होती है। रासलीला में राधा और कृष्ण, याद रखिएगा, रासलीला में क्या है? राधा और कृष्ण की पौराणिक कहानियां को कथक नृत्य के द्वारा दिखाया जाता था, नाटक के द्वारा। रासलीला में लोग नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कथक नृत्य में देवी देवताओं की ही कहानियां दिखाई जाती थी। तो रासलीला भी कथक नृत्य में दिखाया जाता था। रासलीला है क्या? राधा कृष्ण की पौराणिक कहानियां उसमें दिखाई जाती थी रासलीला में, जो कथक नृत्य के द्वारा दिखाया जाता था। मुगल बादशाह और उनके विजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, तथा इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित की और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, आगे चलकर दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला राजस्थान के जयपुर और राज दरबारों में और लखनऊ में। आगे चल के कथक कहाँ कहाँ फला फूला था? राजस्थान के जयपुर में, जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित हुआ था कथक नृत्य। अंग्रेजों के आने के बाद ये थोड़ा सा, मतलब कि इसके जो प्रभाव है थोड़ा सा कम होता गया, लेकिन फिर इसे बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों में मान्यता मिली थी। याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंग्रेजों के आने के बाद कथक नृत्य की मान्यता थोड़ी कम हो गई थी। अंग्रेजों ने इसकी मान्यता थोड़ी कम कर दी थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे जो 6 शास्त्रीय नृत्य है, इसमें एक नृत्य कथक को भी माना गया है, उन्हें मान्यता प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे 6 शास्त्रीय नृत्य के बारे में दिया गया है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, पहला क्या है? कथक तो है ही। ठीक है, यहाँ पे 5 है। कथक याद रखिएगा, यहाँ पे 5 है। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। कथाकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, और कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान। याद रखना है बिल्कुल। 6 हमारे क्या है? शास्त्रीय नृत्य है 6, उसमें कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथाकली केरल। याद करिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, नाट्यम नाडु, ठीक है, कथाकली कली केरल, ओडिसी ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी थोड़ा याद करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। बहुत ही ईजी है याद करना, आप याद कर लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा नृत्य होता है, और हमारे 6 जो शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे देखिए, संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा।
अब लघु चित्र क्या होते थे? लघु चित्र क्या है? लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों के कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र पत्रों लकड़ी के तख्तों पर चित्रित किया जाता था। तो आ सकता है कि प्राचीनतम लघु चित्र किस पे बनाया जाता था? तो ताड़पत्र और लकड़ी की तख्तियों पर बनाया जाता था। लघु चित्र क्या होता है? लघु चित्र क्या होता है? छोटे आकार के चित्र होते हैं आमतौर पर जल रंगों से, जिसे हम मतलब कि कलर रंग उसमें पानी में लगा के बनाते हैं, वो जल रंगों से इसका प्रयोग किया जाता था लघु चित्र बनाने के लिए। देखिए ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र है आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। क्या होता था कि लघु चित्र हर जगह बनाया जाता था। कहीं देखिए जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ काव्यों के विषय में चित्रण बराबर जारी रहा। मतलब कि यहाँ पे भी चित्र हमेशा बनाया जाता था। अब ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ जिसे बसोहली शैली कही जाती है। तो बसोहली शैली का विकास कहाँ पे हुआ था? ये लघु चित्रकला की ही एक शैली है। कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश और इसके इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। यहाँ पे लघु लघु चित्र की एक अलग शैली का विकास हुआ जिसे बसोहली कहा जाता है। इसमें साहसपूर्ण और भावपूर्ण शैली का विकास हुआ, यानी कि युद्ध और भाव दिखाया जाता था। हाव भाव की किसका किस गुस्से का भाव है, खुशी का भाव है, प्रेम का भाव है, किस तरह का भाव है, ये सारे भाव बसोहली शैली, इस सारे भाव की जो चित्र बनाई जाती थी इसे क्या बोला गया है? बसोहली शैली। ये एक तरह का लघु चित्र है और ये हिमाचल प्रदेश और हिमालय के तलहटी इलाकों में बनाया जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वो है भानुदत्त की रसमंजरी। याद रखिएगा, भानुदत्त की रसमंजरी कहाँ की पुस्तक है? आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी पे। आगे है, अब क्या होता है जो मुगल चित्रकार थे ना वो मतलब कि इधर उधर जाने लगे थे और जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली का विकास हुआ। ठीक है, देखिए क्या है, दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं के से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और वहां उन्हें बहुत सारे आश्रयदाता मिल गए और जिसके कारण क्या हुआ, ये लघु चित्र की कांगड़ा शैली का विकास हुआ। ठीक है, कांगड़ा शैली भी एक चित्रकला की शैली है। पूछा जा सकता है कि कांगड़ा शैली क्या है, तो एक चित्रकला की चित्रकारी की शैली है। ठीक है, कांगड़ा शैली 18वीं सदी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की जिन्हें लघु चित्रकारी की एक नई, मतलब लघु चित्रकारी की एक शैली कांगड़ा शैली भी है। ये भी पहाड़ी इलाकों में विकसित हुआ था। ठंडे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का भाव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। कांगड़ा शैली की विशेषता क्या है? ठंडे नीले, नीले रंग को हम ठंडा रंग कहते हैं ना, गर्मियों में बड़ा अच्छा सा लगता है ऐसे कलर देख के। तो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था। कांगड़ा शैली की ये विशेषता थी कि इसमें कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था। नीला, हरा और कोमल रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, देखते हैं बंगाल, नजदीक से एक नगर की बंगाल क्या था? बंगाल में हम सबको पता है कि बंगाली भाषा बोली जाती है, लेकिन बंगाली भाषा में ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली भाषा को भी क्या है? संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी गई है। मैं आपको पहले बता चुकी, भारत की बहुत सारी भाषाएं जिसे संस्कृत से निकली हुई भाषा माना गया है और ये प्रूव भी हुआ है कि संस्कृत से निकली गई भाषा है। ठीक है, तो बंगाली भाषा भी संस्कृत से निकली गई भाषा है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। 1886 में जब अकबर ने इस मतलब 1886 में अकबर ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था और बंगाल को क्या बोला गया था? सूबा बोला गया था। ठीक है, सूबा किसे बोला जाता था? बंगाल को बोला जाता था मुगल बादशाह अकबर के अधीन जब बंगाल हो गया था तब। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। याद रखिएगा, प्रशासन की मुगलों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। ये क्वेश्चन भी बेटा आ चुका है सीटेट में। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, प्रशासन की भाषा फारसी थी, बंगाल पे मुगलों का अधिकार हो चुका था जिसे बंगाल को सूबा बोला जाता था। वहां प्रशासन की भाषा फारसी थी लेकिन क्षेत्रीय भाषा के रूप में वहां बंगाली ही बोली जाती थी। अब है, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी श्रेणी उससे स्वतंत्र थी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद कर लेना है। मतलब बंगाली के साहित्य को दो श्रेणी में बांटा गया था। एक तो संस्कृत की श्रेणी थी और दूसरी श्रेणी बिल्कुल स्वतंत्र थी। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आदि, क्या है, गौड़ीय वैष्णव आदि के बारे में दिखाया गया है इसमें। ये
गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता के चैतन्य देव की जीवनियां शामिल है पहली श्रेणी में। और दूसरी श्रेणी में क्या है? दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। याद रखिएगा, बंगाली की जो बंगाल की दूसरी श्रेणी है उसमें बंगाली की दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मोनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियां इसमें, पौराणिक कथाएं इसमें शामिल है। इसमें श्रेणियों में आपको याद रख लेना है, पहली श्रेणी में क्या शामिल थी? तो बंगाली भाषा की दो श्रेणियां ही, साहित्य की दो श्रेणियां थी, बंगाली की प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियां थी, संस्कृत की श्रेणी और दूसरी स्वतंत्र श्रेणी थी। जो संस्कृत की श्रेणी थी यानी कि पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आदि आंदोलन के नेता के चैतन्य देव की जीवनियां शामिल थी। चैतन्य देव की जीवनियां किसमें शामिल थी? बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी में। और दूसरी श्रेणी में क्या था? दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल थे, जैसे मोनामती, गोपीचंद आदि के बारे में इसमें शामिल था। अब देखिए, पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि इनकी कई पांडुलिपियां मिली हुई है। लेकिन जो दूसरी श्रेणी थी, ये मैं आपको यहाँ बता चुकी, दूसरी श्रेणी स्वतंत्र थी। तो पहली श्रेणी तो संस्कृत भाषा से थी, लेकिन दूसरी श्रेणी स्वतंत्र थी और ये मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी। तो इसका काल निर्णय इतना स्वतंत्र नहीं है। इसका काल निर्णय करना मतलब किस समय की श्रेणी है ये बताना संभव नहीं हो पाता है, लोग अंदाजा ही लगाते हैं। ठीक है, देखिए, पीर किसे बोला गया? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, अब यहाँ पे है पीर और मंदिर। कभी कभी ऐसा समझा जाता है कि इन नेताओं के पास अलौकिक जो पीर होते हैं वो नेता होते थे उनके, मतलब कि उनका क्या होता था कि प्रारंभ में 12 से आकर बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों, यहाँ पे बहुत ज्यादा अस्थिर परिस्थिति थी, आपको पता है भारत में, ये सुख सुविधाओं का आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं से प्राप्त होती। जो उन समुदायों के नेता थे उन्हें ही पीर बोला गया था, उन समुदायों को, नेता को। और ऐसा माना जाता था कि पीरों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, क्या माना जाता था? कि पीरों की अलौकिक शक्तियां प्राप्त है। स्नेह और आदर से उन्हें लोग पीर कहते थे, उन नेताओं को। बंगाल के साधारण ईंटों, अब मंदिरों के बारे में हम देखेंगे, बंगाल में किस तरह के मंदिर बनाए जाते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे की अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन में बने हैं। पहले क्या होता था बंगाल में कि मिट्टी और गारे की अनेक मंदिरें बनाई जाती थी, फूस के छप्पर डाले जाते थे उस पे, और ये निम्न जाति के, निम्न सामाजिक समूह, जो छोटे सामाजिक समूह थे उनके द्वारा बनाया जाता था। कालू और कंसारी, तेली और कंसारी, घंटा धातु के कारीगर, ठीक है, आदि के समर्थन में बनाए जाते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाली में मतलब बंगाल में पहले किस तरीके के मंदिर बनाए जाते थे, या फिर गारी मिट्टी के मंदिर किसके समर्थन में बनाए जाते थे? तो कालू और कंसारी के समर्थन में बनाए जाते थे। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि मिट्टी गारे की मंदिर कहाँ बनाया जाता था? तो बंगाल में बनाया जाता था मिट्टी गारे की मंदिर। अब क्या हो गया कि मतलब कि जब अंग्रेज भारत आए थे, क्या हो गया आगे देखिए, अंग्रेजों के आने के बाद भारत में इसमें थोड़ा थोड़ा सा सुधार, मतलब मंदिरों को अलग तरीके से बनाया जाने लगा। फिर जब राजा महाराजा बड़े आए होने लगे तो मंदिरों को अलग तरीके से बनाया जाने लगा। लेकिन इन मंदिरों को बनाने के लिए छप्परों का, देखिए क्या है, इन मंदिरों की शक्ल आकृतियां बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह ही दो चाल और चौचाल, यानी कि दो छतों वाली, दो चाल को क्या बोलते हैं? दो छतों वाली। तो बंगाल में जो मंदिरें पहले बनाई जाती थी दो छतों वाली या चार छतों वाली होती थी। दो छतों वाली मंदिरों को दो दो चाला बोलते थे और चार छतों वाली मंदिरों को चौचाला बोलते थे। ठीक है, चौचाला यानी चार छतों वाली मंदिर। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि वहां पे बाद में मंदिर मंदिर मतलब कि जो गारो मिट्टी के मंदिर बनाए जाते थे उसके बाद जो पक्की मंदिरें बनाई जाने लगी थी, लेकिन इन मंदिरों की शक्ल आकृतियां बंगाल की जो छप्परदार झोपड़ियों की तरह ही होती थी, यानी कि दौचाला और चौचाला की तरह ही होती थी। दौचाला यानी कि दो छतों वाली मंदिर, चौचाला यानी कि चौचाला यानी कि चार छतों वाली मंदिर। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो चाला क्या है? तो दो छतों वाले मंदिर को दौचाला बोला जाता था, या चौचाला क्या है? तो चार छतों वाली मंदिर को चौचाला बोला जाता है। तो इस तरह के मंदिर कहाँ बनवाए जाते थे? बंगाल में बनवाए जाते थे। निम्न सामाजिक समूहों द्वारा बनवाए जाते थे, कालू और कंसारी सामाजिक समूहों द्वारा बनवाए जाते थे। बाद में इन मंदिरों में मतलब मंदिरों को पक्का बनाया गया, लेकिन उसमें ये दो चाला और चौचाला की परंपरा शामिल ही रही थी। अब आ गए मछली भोजन के रूप में। तो बंगाल में क्या था, मछलियों का बहुत ज्यादा फेमस है। वहां मंदिरों में देखिए मछली काटती हुई औरतों को दिखाया गया है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है बंगाल का। ठीक है, बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है, लेकिन ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति वहां नहीं थी। वहां मछली बहुत फेमस, और वहां पे क्या है कि
शुभ माना जाता है मछलियों को, लेकिन उसमें ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सबसे जो पहला पुराण बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल की रचित 13वीं शताब्दी की संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म को मछली खाने की अनुमति दी थी। तो याद याद करिए, 13वीं शताब्दी का बंगाली संस्कृत में रचित ग्रंथ कौन सी है? बृहद धर्म पुराण है। याद रखिएगा, ये कब का ग्रंथ है? 13वीं शताब्दी का संस्कृत में रची हुई ग्रंथ है, बंगाल के ग्रंथ है। यहाँ पे क्या हुआ था? ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी इस ग्रंथ में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियां खाने की अनुमति कहाँ दी गई थी? बंगाल में दी गई थी। कौन से ग्रंथ ग्रंथ में दी गई थी? बृहद धर्म पुराण में दी गई थी। और ये पुराण मतलब किस शताब्दी की? 13वीं शताब्दी की। और कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए यहीं से बन रहा है। तो बेटा ये चैप्टर हो चुका है। चैप्टर अच्छे लगे तो प्लीज, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेवंथ क्लास की हिस्ट्री में मेरा एक चैप्टर हमारा रह गया है। वो चैप्टर कराते ही, उस चैप्टर को फिनिश कराते ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डालूंगी, और साथ के साथ 8th क्लास की हिस्ट्री भी हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी अब एक महीना ही रह चुका, अभी तो टाइम है, लेकिन फिर भी हमें सिविक्स भी कराना है और साथ में हमें रिवीजन भी कराना है। तो हम अब थोड़ा सा फास्ट जल्दी जल्दी करेंगे कि साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डालेंगे और चैप्टर भी करेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया होता रहे कि क्वेश्चन किस तरीके के आता है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ ये कितना हेल्पफुल है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।